हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। जाइलम फ्लोएम आपके टिश्यूज़ होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनके टिश्यू सिस्टम। तो 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एपिडर्मल, दूसरा होता है आपका ग्राउंड और तीसरा होता है आपका वैस्कुलर। तो आज मैं आपको सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ाऊंगी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ते पढ़ते ही हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को भी समझ लेंगे और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को ही समझ लेंगे। तो एपिडर्मल सिस्टम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एपिडर्मल सिस्टम क्या होता है। तो एपिडर्मल किसे बोलते हैं? सबसे बाहर की जो आउटर कोटिंग होती है किसी भी प्लांट की, उसको हम एपिडर्मल बोलते हैं। क्या कह सकते हैं हम? इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्टेम एंड रूट। चाहे रूट हो चाहे स्टेम, उसके जो सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है हम उसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। उसी को हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पर जो स्टेम और रूट की एपिडर्मल सिस्टम दोनों में क्या होता है? कुछ डिफरेंस होता है, कुछ फ़र्क होता है। क्योंकि स्टेम क्या होता है आपको पता है, ज़मीन के ऊपर होता है और रूट ज़मीन के नीचे होती है। तो जो स्टेम होता है उसकी जो एपिडर्मल होती है उसको क्या करना होता है? स्टेम को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि सबसे आउटर कवरिंग वही होती है। तो मैं आपको दोनों के डिफरेंस भी बताती जाती हूँ कि स्टेम और रूट के एपिडर्मल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। रूट का भी बनाऊँगी और स्टेम का भी बनाऊँगी। देखिए, मैंने ये एक कटिंग ली है इसकी रूट की। इसमें ये जो सेल बना रही हूँ मैं आपको, ये इस तरह की जो सेल बन रही है कटिंग में, जो आपको सबसे पहले इस तरह की जो सेल्स दिखाई देंगी, इनको ही हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं। और इन्हीं एपिडर्मल सेल में बीच बीच में क्या होते हैं? यहाँ पर रूट हेयर निकलते हैं। इस तरह से रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है। अगर हम स्टेम की लेंगे, ये स्टेम की कटिंग है, इसमें भी आपको इस तरह से ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह की एपिडर्मल दिखाई देगी। पर इनकी एपिडर्मल के बीच बीच में जो स्ट्रक्चर निकलेगा वो इस तरह से होगा। ऐसा कुछ ब्रांच्ड होंगे, कुछ सीधे होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर निकलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है आपका यूनिसेलुलर, और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा मल्टी सेलुलर। तो जो स्टेम के अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं और कभी कभी सिक्रेशन का काम भी करते हैं। ये ट्राइकोम्स कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये एपिडर्मल में बीच बीच में बने होते हैं, तो कुछ ना कुछ सिक्रेट भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो ट्राइकोम्स निकले होते हैं ये इसको धूप से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये बाहर होते हैं, ये स्टेम के हैं। अब रूट को धूप से बचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होते हैं, इसलिए इस तरह के कोई ट्राइकोम्स इसमें नहीं होते। तो इसमें जो एपिडर्मल से जो ये स्ट्रक्चर निकला है ये होते हैं आपके रूट हेयर। क्या होते हैं? रूट हेयर। रूट के अंदर क्या होते हैं? रूट हेयर। और ये होते हैं आपके यूनिसेलुलर, क्योंकि इनको कोई प्रोटेक्शन तो करना नहीं होता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। और जो ट्राइकोम्स होते हैं स्टेम के अंदर जो होते हैं वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों होते हैं और इनको धूप से बचाने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, जो स्टेम होता है, इसकी स्टेम के बाद जो ये एपिडर्मल के नीचे एक और कोटिंग पाई जाती है, ऐसे ये वैक्सी कोटिंग होती है। ये वैक्सी कोटिंग क्या कहलाती है आपको? क्यूटिकल। वैक्सी कोटिंग होती है। रूट में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई वैक्सी कोटिंग नहीं पाई जाती। ये वैक्सी कोटिंग क्या काम करती है? ये पानी बचाने का काम करते हैं।
यानी स्टेम ज़मीन के ऊपर होता है और इसको अपने आप को बचाना होता है, धूप से बचाना होता है, पानी से बचाना होता है, या कोई हर्बीवोर है जो इसको खा जाएगा, उन सब चीज़ों से इसको बचाना होता है। इसलिए इसकी एपिडर्मल सेल में क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं और एक वैक्सी लेयर पाई जाती है। ट्राइकोम्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और इसे धूप से बचाते हैं स्टेम को, और जो क्यूटिकल होती है, जो एक वैक्सी लेयर होती है, वो पानी को बचाने का काम करती है। रूट में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल बस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसी सेल्स होती हैं और बीच बीच में रूट हेयर्स निकले होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि रूट की एपिडर्मल कैसी होती है और स्टेम की एपिडर्मल कैसी होती है। और दूसरी चीज़, स्टेम में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। थोड़े यूँ तो हमें मालूम है कि जनरली स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, पर कभी कभी जो हर्बीवोर्स होते हैं या जो ग्रीनी स्टेम होते हैं उनमें भी क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। रूट में कोई स्टोमेटा नहीं पाया जाता, इसमें एब्सेंट होता है। तो अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस लिखना होगा तो आप कैसे बताएंगे कि रूट की एपिडर्मल में रूट हेयर पाए जाते हैं, स्टेम की एपिडर्मल में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ये रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ये ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं। रूट में कोई क्यूटिकल लेयर यानी कोई वैक्सी लेयर नहीं पाई जाती, स्टेम में क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। तीसरा डिफरेंस आप लिखोगे, इसमें कोई स्टोमेटा नहीं पाए जाते, स्टेम में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एपिडर्मल का मैंने आपको बताया है कि स्टेम और रूट के एपिडर्मल में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम बना के बताऊंगी जो कि स्टेम में पाया जाता है। इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए, ये आपने जनरली वैसे तो स्टोमेटा सभी ने पढ़ा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सेम के बीच के आकार का होता है, जो बीन के आकार का। तो ये बीच का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये ओपन पोर्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा पोर, स्टोमेटा पोर। और ये इसके ऊपर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल बोलते हैं। इस गार्ड सेल से आपकी कुछ और सेल्स निकलती हैं इस स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं हम सब्सिडायरी सेल बोलते हैं। ये जो सब्सिडायरी सेल है ये क्या होती है आपकी, जब ये गार्ड सेल फूल जाती है तो फूलने के बाद एक ये जो स्ट्रक्चर बना है, यानी ये जब फूली हुई पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये फूल जाती है तो फूलने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम सब्सिडायरी सेल्स बोलते हैं। और जो सबसे बाहर सेल होती है वह तो आपको पता ही काय की होती है, एपिडर्मल सेल होती है, इसको बोलते हैं सबसे आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। तो ये आप इसमें कुछ चीज़ें याद रखना। खास चीज़ ये याद रखना, सब्सिडायरी सेल क्या होती है, जब गार्ड सेल पानी को एब्जॉर्ब कर फूल जाती हैं तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम सब्सिडायरी सेल बोलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मोनोकोट डाइकोट रूट। दोनों रूट के बारे में पढ़ेंगे हम, मोनोकोट रूट के बारे में भी पढ़ेंगे और डाइकोट रूट के बारे में भी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उनका हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि मोनोकोट रूट कैसी होती है और डाइकोट रूट कैसी होती है। चलिए, अब पहले मैं आपको डाइकोट रूट बनाकर बताती हूँ। दोनों ही जनरल तो सिमिलर ही होती है, बट मोनोकोट रूट में कुछ डिफरेंस होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, पर पहले हम डाइकोट रूट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होगी, स्ट्रक्चर में बनाती जा रही हूँ, आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाएं। सबसे आउटर कवरिंग मैंने बताई एपिडर्मल सेल की, जिसके बीच बीच में क्या निकलेंगे, रूट हेयर निकलेंगे इस तरह से, जो कि अनब्रांच्ड है। इस तरह से उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पैरेन्काइमा का। काय का बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा का।
ये सब चीज़ें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ज़्यादातर स्ट्रक्चर रूट का, स्टेम का काय का बना होता है, पैरेन्काइमा का ही बना होता है। ये पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा के बीच बीच में हमने जब पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये बताया था कि इसमें बीच बीच में इंटरसेलुलर पाथ होता है। देखिए बीच बीच में क्या दिख रहा है आपको, इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है ना। इसके हर सेल्स के बीच में क्या आपको दिखेगा, कुछ ना कुछ स्पेस दिखेगा। इस तरह से आपको पैरेन्काइमा अरेंज्ड मिलेगी। फिर ये चलती रहती है इस तरह से। फिर जब बीच का स्ट्रक्चर आता है, देखिए अब हम सबसे बीच के स्ट्रक्चर में चलेंगे। ये इस तरह से, ये यहाँ तक सब पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा चलती रहती है इस तरह से। ये सब पैरेन्काइमा बनेंगी। इसके चारों तरफ भी जब बीच में आते आते अब ये पैरेन्काइमा का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, बैरल शेप हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये बैरल शेप। ये कहलाएगी अब आपकी एपिडर्मिस, जो आप पढ़ रहे थे। अब ये कहलाएगी आपकी एंडोडर्मिस। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा बैरल शेप हो जाती है। इसको हम लिखेंगे बैरल शेप्ड। कौन क्या कहलाएगा ये हिस्सा आपका, एंडोडर्मिस। और ये जो ऊपर अपनों ने पैरेन्काइमा बनाया, इसके चारों तरफ ये सब पैरेन्काइमा ही चलती रहेगी। तो ये जो पैरेन्काइमा वाला स्ट्रक्चर है, ये सब पैरेन्काइमा, और इन सब के बीच में क्या बताया मैंने आपको, विथ इंटरसेलुलर स्पेस। इसका भी बहुत काम है, भी आपको समझ में आएगा कि इंटरसेलुलर स्पेस क्यों होता है। और ये जो पैरेन्काइमा का जो पूरा स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। आपने कई बार वर्ड सुना होगा कॉर्टेक्स। तो पैरेन्काइमा से जो बना हुआ बाहर का स्ट्रक्चर है वो पूरा आपका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कि अब यही पैरेन्काइमा अब काय में कन्वर्ट हो गया, बैरल शेप में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। अब ये एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो आपको खाली हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा कहलाता है आपका स्टील। क्या कहलाता है आपका, स्टील। इस पूरे अंदर वाले हिस्से को हम बोलेंगे स्टील। ये जो स्टील है, इस स्टील की जो पहली लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीसाइकल। वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये पेरीसाइकल कुछ इस तरह से अरेंज होती है। ये स्टील की पहली लेयर है, अंदर वाली। इन सेल्स को बोलेंगे हम पेरीसाइकल। ठीक है। और ये जो आपकी एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, सुबेरियन केमिकल होता है उसको। उस सुबेरियन केमिकल की क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। उसको हम बोलते हैं, जो कि एक तरह से हमारा चेक पॉइंट होता है। देखिए रूट, जो डाइकोट रूट्स है वो क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। रूट है और ये सब क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को, मिनरल्स को, जितने भी पानी के ज़मीन के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, इनको सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अब ये आपकी जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, इन पैरेन्काइमा की सेल्स में क्या भरा हुआ है, ये लिविंग सेल्स हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। तो प्रोटोप्लाज्म भरे होने की वजह से अगर जो भी मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किए गए, अगर वो इनके अंदर से होकर जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म बना, उसके बीच में से रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं, जितना भी वाटर और जितने भी मिनरल्स एब्जॉर्ब किए, वो इन, जो मैं अभी आपको बताई थी कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो इन इंटरसेलुलर स्पेस के बीच बीच में से ही होकर वो वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। कहाँ तक, एपिडर्मिस तक
पहुँचते हैं। ये इंटरसेल, वो कभी भी इन पैरेन्काइमा सेल के बीच में से नहीं जाएंगे, इन इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में से होते हुए अपना एक रास्ता बना लेते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, एपिडर्मिस तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अब ये एंडोडर्मिस इन वाटर और मिनरल्स को क्या नहीं करने देती है, अंदर की तरफ जाने नहीं देती, यहाँ रोक लेती है। यहाँ रोकने की वजह ये है कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक सुबेरियन केमिकल की क्या बनी होती है, लेयर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं उसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एक तरह से चेक पॉइंट होती है, जो वाटर और मिनरल्स अंदर आ रहा है उसको ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से मिनरल्स अंदर की ओर जाना चाहिए, या वाटर की क्वांटिटी को डिसाइड करती है कि कितना पानी अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, एक चेक पॉइंट की तरह काम करती है और ये डिसाइड करती है कि कौन से मिनरल अंदर की ओर जाना चाहिए। और ये जो आपका पाथ बना है उस पाथ को क्या बोलते हैं, आपका इपोप्लास्टिक पाथ। ये जो यहाँ पर जो मैं अभी आपको बताई थी कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच बीच में जो पाथ बना है, इसको बोलते हैं हम इपोप्लास्टिक पाथ। ठीक है। और यहाँ पर कौन से केमिकल की लेयर बनी हुई है, सुबेरियन केमिकल की स्ट्रिप बनी हुई है। एक सुबेरियन केमिकल होता है, वो क्या होता है, एक तरह से वाटर और वैक्स का इम्परमेबल मिक्सचर होता है, उसकी लेयर बनी होती है। ये इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि क्या करती है, एक चेक पॉइंट की तरह बिहेव करती है। अब आपने देख लिया। फिर इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि पेरिसाइकिल बना होता है। पहली जो स्टील की जो फर्स्ट लेयर होती है वो काय की बनी होती है, आपकी पेरिसाइकिल की बनी होती है। और ये पेरिसाइकिल भी क्या किसका पार्ट है, रियल में पैरेन्काइमा का ही पार्ट होता है। तो ये सब आपका जो जितना भी स्ट्रक्चर बना है सब पैरेन्काइमा का बना हुआ है। और जो अंदर हमने ये जो पेरिसाइकिल बनाया है ये भी पैरेन्काइमा का ही बना होता है। और ये पैरेन्काइमा का काम क्या है, पैरेन्काइमा रियल में क्या करती है, लेटरल रूट बनाने का काम करती है। अब एग्ज़ाम में आ जाए कि पेरिसाइकिल का क्या वर्क है, तो ये लेटरल रूट बनाती है। अब अंदर जो आपकी जो स्ट्रक्चर बचा है इसके अंदर अब आपके क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपके क्या जमे होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। यानी हम जब वैस्कुलर टिश्यूज़, यानी आपके वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर आपके जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को छोड़कर ये जितना भी पार्ट है, एपिडर्मिस का जितना भी पार्ट है, वो सब क्या कहलाएगा, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हम पढ़ रहे थे एपिडर्मल सिस्टम, और इसी के बीच में मैंने आपको बताया था कि साथ के साथ में आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी आ जाएगा और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी आ जाएगा। तो ये जो सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था वो था आपका एपिडर्मल सिस्टम, और उसके बाद जितना भी एपिडर्मिस से स्टार्ट हुआ हमारा, ये कॉर्टेक्स से लेके ये पूरा जितना भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बस अंदर जो मैं जाइलम और फ्लोएम बनाऊंगी वो आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। तो अंदर मैं अब आपके लिए क्या बनाऊंगी, जाइलम और फ्लोएम। तो ये फ्लोएम है आपका, और ये इस तरह से जाइलम अरेंज, एक फ्लोएम की लेयर और एक जाइलम की। अब जाइलम भी क्या होता है, कंटिन्यू बनता रहता है। आपको बताया था फ्लोएम का तो इतना कोई वर्क नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर जो भी खाना बना है उसको नीचे सब सारे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है। पर जाइलम पे का वर्क बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको पानी ऊपर चढ़ाना होता है, तो उसका वर्क बहुत हार्ड होता है। तो एक जाइलम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटोजाइलम होता है और एक मेटाजाइलम होता है। तो जो जाइलम बनता जाता है, ये जो पहला ऊपर की तरफ जो जाइलम है उसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम। और जो अंदर की तरफ का जाइलम है उसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम। देखिए
अभी हम स्टेम पढ़ेंगे, वहाँ भी आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आएगा। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना कि वहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा स्टेम में, और रूट्स में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, क्योंकि ये क्या करता रहता है, नया जाइलम बनाता रहता है, और ये होते हैं ज़मीन के अंदर। तो इनको कोई ख़ास डर नहीं होता है कि इनको कोई खा जाएगा या कोई हर्बीवोर इनको नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इनका प्रोटोजाइलम हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस है मेन। तो जब आप स्टेम और रूट को डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस समझ में आएगा। तो इसका प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो लास्ट में जो स्ट्रक्चर बचा है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पिथ। अब आपकी जो डाइकोट रूट है या मोनोकोट रूट है, ये मैंने आपको पूरा डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये आपने देखा कि डाइकोट रूट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो अलग अलग होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक तरह से एंडार्क कंडीशन, एग्जार्क। ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी एग्जार्क कंडीशन कहलाती है। इसमें आपके जो जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं। अभी मैं आपको इनका वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट बताऊंगी। दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक रेडियल अरेंजमेंट होता है और एक होता है आपका कंजॉइंट अरेंजमेंट होता है। तो जो मोनोकोट और डाइकोट रूट होती हैं उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो रेडियल होता है, यानी इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। आप किसी भी पार्ट से अगर इनको काटेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। और ये बहुत अंदर तक जाते हैं। दिख रहा है आपको, इनका पिथ वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने आपको डाइकोट रूट का बनाया है। मोनोकोट रूट अगर हम बनाएंगे तो यही सब चीज़ें मोनोकोट रूट में बनाएंगे, बस उसमें फ़र्क ये है कि उसमें ये जो जाइलम और फ्लोएम मैंने बहुत अंदर तक बनाया और ये पिथ बहुत छोटा सा बनाया है। मोनोकोट रूट में ये पिथ आपको बड़ा दिखाई देगा, यानी जाइलम बहुत अंदर तक नहीं जाता, वो बाहर ही रहता है, और ये पिथ का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा होता है। अगर हम बनाएं उसका स्ट्रक्चर मोनोकोट रूट का तो इस तरह से होगा। ये मैंने आपका स्टील बीच का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बाहर का तो सेम ही। ये मैंने एपिडर्मिस बनाई, एंडोडर्मिस बनाई, ये एंडोडर्मिस बनाई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें वही पेरिसाइकिल होता है, ये पेरिसाइकिल अरेंज होता है। इसमें भी वो कैस्पेरियन स्ट्रिप तो मौजूद होती है, बस जो आपका पिथ होता है वो बड़ा होता है, यानी जो ये जाइलम और फ्लोएम है इस तरह से जो अरेंज होते हैं ये बहुत अंदर तक नहीं आते। इनका पिथ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और डाइकोट का पिथ छोटा होता है, मोनोकोट का पिथ बड़ा होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। और दो स्टार्ट में बता दी थी मैंने आपको, जो इनका ऊपर आपका एपिडर्मल सेल है, इनमें आपका क्या, इसमें रूट हेयर्स होते हैं और स्टेम में क्या होते हैं आपके ट्राइकोम्स होते हैं। तो ये आपको आज मैंने मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर समझाया। अब मैं कल आपको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो भी मैं आपको बता रही थी कि रेडियल अरेंज कैसे होते हैं और कंजॉइंट अरेंज कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगी, और उसी के साथ मैं आपको डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम का स्ट्रक्चर भी समझाऊँगी, ठीक है।